हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम +1 की जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। और आई होप इससे पहले आप लोगों ने जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है वो भी चैप्टर क्लियर कर लिया होगा। और एक अकाउंटिंग इक्वेशंस जो मैंने कहा था ये लोग आप कर लेना, इसमें कुछ खास है नहीं, सिंपल सी जो टर्म्स थी वो भी अकाउंटिंग इक्वेशंस भी शायद आपने कर ली होगी। उसके बाद ही हम जनरल एंट्री पे मूव कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने वो पहले नहीं किया तो जाके आप वो पहले वो करिए, उसके बाद ही आपको जनरल एंट्री थोड़ी बहुत समझ में आएंगी, अच्छे से समझ में आएंगे इनफैक्ट। तो हमें अब करना क्या है, हम अब जनरल एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए जनरल एंट्री में इसमें सबसे पहले एक हम समझते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट। देखो जनरल एंट्री को करने के दो तरीके हैं, एक को हम कहते हैं अमेरिकन अप्रोच और एक को कहते हैं इंडियन अप्रोच। तो इंडियन अप्रोच के अकॉर्डिंग जो हम कहते हैं इसमें क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट समझना ज़रूरी है हमें, या हम कहें टाइप्स ऑफ अकाउंट, या इसको हम कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, चाहे आप क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट को हो, चाहे टाइप्स ऑफ अकाउंट को हो, या हम इसको कह सकते हैं क्या, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। तो इसके 3 रूल्स हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। हमें जनरल एंट्री किसके अकॉर्डिंग करनी है, क्या इंडियन अप्रोच करनी है हमें, कोई भी अप्रोच लगाए हम, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि बस हमारी जनरल एंट्री ठीक होनी चाहिए, चाहे हमने उसको इंडियन अप्रोच से किया है या हमने उसको अमेरिकन अप्रोच से किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम दोनों के मिक्सचर से करेंगे, हम ना ही तो इंडियन अप्रोच से करेंगे जनरल एंट्री, ना ही हम अमेरिकन अप्रोच से करेंगे। हम कहेंगे एक काम करते हैं, दोनों को मिक्स कर लेते हैं, फिर जनरल एंट्री करते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे इसको। आज जो है पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, इस बारे में हम डील नहीं करेंगे। आज हम समझते हैं सिर्फ और सिर्फ किसको, नॉमिनल अकाउंट को। नॉमिनल अकाउंट्स हमने कहा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स 3 हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। हमें ये पर्सनल रियल भी समझना है, लेकिन आज जो हम सबसे पहले डील करते हैं नॉमिनल अकाउंट से। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो है जितने भी एक्सपेंस एंड लॉसेस हैं वो डेबिट होंगे, और जितनी भी इनकम एंड गेन्स होंगे, मतलब जो भी फायदा होगा वो क्या होगा, क्रेडिट। मीन्स डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये इसका नॉमिनल अकाउंट का रूल है। इसके अकॉर्डिंग हम जनरल एंट्री करेंगे। देखिए इसमें जनरल एंट्री कौन कौन सी कवर होती है। हमने कहा जितने भी एक्सपेंस होंगे, एक्सपेंस कौन से होंगे, एक्सपेंस में भी रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एक्सपेंस हैं। ओके, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं एक्सपेंस। तो रेंट पेड आ जाए, सैलरी पेड आ जाए, कमीशन पेड आ जाए, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, डेबिट होंगे। ओके, तो एंट्री जो बनेगी, वैसे देखो जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है उस पर हम बाद में डिटेल में जाएंगे कि इसका फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर, एलएफ। एक बार हम सिंपल इसकी जनरल एंट्री देखते हैं। रेंट पेड, हमने कहा रेंट पेड तो सारे खर्चे तो डेबिट होते हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट। और जब हमने पे किया तो हमारा कैश क्या क्या गया, तो क्रेडिट हम किसको करेंगे, टू कैश। जब हम रेंट पे करेंगे हमारा कैश तो जाएगा। अच्छा, कैश को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि हमारा कैश गया। हमने कहा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये नॉमिनल अकाउंट है। कैश वैसे रियल अकाउंट है, लेकिन एक बार हम समझ लेते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कि रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट हमारा खर्चा और हमने एंट्री बना दी टू कैश। सैलरी पे की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कमीशन पे किया, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हमने क्या किया, नॉमिनल अकाउंट की सारी जनरल एंट्री देखी, एक्सपेंस एंड लॉसेस की।
जो भी एक्सपेंस होंगे डेबिट हो जाएंगे और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। कैश क्रेडिट क्यों हुआ, वैसे कैश रियल अकाउंट है, एक बार के लिए अगर आपको माइंड में, और रियल अकाउंट का रूल है आने वाली चीज़ को डेबिट और जाने वाली चीज़ को क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारा कैश जा रहा है तो कैश है, बट कैश, ये कैश नॉमिनल अकाउंट नहीं है। और जनरल एंट्री में या अकाउंटिंग इक्वेशंस में हमने एक चीज़ को देखा था, अकाउंटिंग इक्वेशन हमने कहा था अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। चलो छोड़ो, ज़्यादा टेक्निकली नहीं जा रहे। अकाउंटिंग इक्वेशंस में हमने देखा था कि कोई भी ट्रांजैक्शन है उसका एटलीस्ट कितनी साइड इफेक्ट पड़ेगा, एटलीस्ट पड़ेगा 2 साइड, कम से कम 2 जगह, और ज़्यादा कितना भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आता है। तो जर्नल एंट्री में भी जब आप रेंट पे करोगे, कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे, उसका कहाँ इफेक्ट पड़ा, उसके 2 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा। हमने कहा अगर रेंट पे किया तो उस टाइम तो हमने कैपिटल में से माइनस कर दिया था। ओके, उस टाइम हमने कैपिटल में से माइनस किया था, और हमने किस में से माइनस किया था, कैश। इसका मतलब 2 अकाउंट इफेक्ट हुए थे। लेकिन जनरल एंट्री में हम कैपिटल को इफेक्ट नहीं करते, हम कहते हैं जो भी खर्चे होते हैं उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम डेबिट कर देंगे। क्योंकि हमने कहा एक बार तो सारे खर्चों को डेबिट कर दो, इनकम को क्रेडिट, उसके बाद हम कैपिटल में से एडजस्ट कर देंगे। इंडिविजुअली कैपिटल में से माइनस करने की जरूरत नहीं है। बस मुद्दा ये है, चाहे ये एंट्री बने या अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन हो, उस ट्रांजेक्शन का कितनी जगह इफेक्ट आएगा, 2 साइड। तो हमने कहा कोई भी खर्चा हुआ वो डेबिट हुआ, तो ये तो हमारा क्या है, ये तो है हमारा नॉमिनल अकाउंट। बट कैश क्या है, कैश इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, कैश हमारा रियल अकाउंट है। आप माइंड में ये मत सेट कर लेना कि कैश भी जो है नॉमिनल, कैश को क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल ये होता है आने वाली चीज़ को डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाने वाली चीज़ को क्रेडिट किया जाता है। ये जो है इसका रूल है रियल अकाउंट का। तो रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग हमने कैश को क्रेडिट किया। वैसे भी अगर हम रूल का ना लगाए तो हमने सिंपल देखना है, रेंट पे किया तो खर्चा हो गया, रेंट अकाउंट डेबिट तो बच गया, रेंट पे किया, दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हुआ, कैश हुआ, तो कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब देखना इसमें ये हमने देखा जितने भी नॉमिनल अकाउंट के एक्सपेंस एंड लॉसेस हैं, और जो नॉमिनल अकाउंट में जितनी भी इनकम्स होंगी वो कौन कौन सी हो सकती हैं। इनकम हो सकती है रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, और हमारी इनकम कोई और भी हो सकती है। मान लीजिए मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम क्या होता है, मिसलेनियस इनकम ये होता है डिफरेंट टाइप की इनकम है। इसमें कुछ हमने कबाड़ बेचा था वो भी इनकम है, बस पता नहीं हमें तरह तरह की इनकम है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, मिसलेनियस इनकम। ओके, तो रेंट रिसीव हुआ तो नॉमिनल अकाउंट हुआ ये भी, क्योंकि ये हमारी सारी की सारी ये क्या है, ये सारी की सारी हमारी इनकम है। और इनकम क्या होंगी, सारी इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो इन सबको क्या करना चाहिए हमें, इन सबको हमें क्रेडिट करना चाहिए। ओके, इसका मतलब रेंट क्रेडिट होगा, टू रेंट। अच्छा, और रेंट क्रेडिट हो गया, और अब हम इसको डेबिट किसको करेंगे। अच्छा, जब भी हमें रेंट रिसीव होगा तो 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक रेंट होगा और दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा, कैश होगा। तो हम कहेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, जितनी भी अमाउंट होगी यहाँ पे और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। ये थोड़ा सा जनरल एंट्री का हमारा फॉर्मेट रहता है कि कैश अकाउंट हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे डेबिट और टू उसको थोड़ा सा नीचे, टू रेंट, और फिर मान लो 10,000 अमाउंट है तो 10,000 डेबिट में यहाँ, और जो क्रेडिट वाला था 10,000। जिसको क्रेडिट करते हैं उसको हम CR ऐसे क्रेडिट नहीं लिखते हैं, उसको जब टू रेंट करके लिखते हैं इट ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि ये अच्छा क्रेडिट हुआ है। ओके, कमीशन रिसीव हुआ तो भी कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए, हमें देखा था ये अकाउंटिंग इक्वेशन में 2 अकाउंट इफेक्ट हुए, एक तो कैश आया, दूसरा कमीशन रिसीव हुआ, इनकम हुई, कैश बढ़ा और जो इनकम होगी वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो टू कमीशन रिसीव्ड 5,000 का है, और आया क्या हमारे पास, कैश। दूसरा अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मतलब हमें एक अकाउंट समझना है अभी सिर्फ, कमीशन क्रेडिट हो गया तो बच क्या गया, हमने कहा 2 अकाउंट इफेक्ट हुए,
कमीशन रिसीव्ड हमारी इनकम है, हमने इसको क्रेडिट कर दिया, बच गया क्या कैश, तो उसको डेबिट कर दो, बस सिंपल, बहुत ही सिंपल है। इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे। ओके, अब मिसलेनियस इनकम है, तो मिसलेनियस इनकम की क्या एंट्री बनेगी, दो अकाउंट इफेक्ट हुए, एक तो कैश आया, मिसलेनियस इनकम हो कोई भी कैश तो आएगा हमारे पास, दूसरा मिसलेनियस इनकम, और मिसलेनियस इनकम इज द इनकम एंड इनकम शुड बी क्रेडिटेड, तो हम कहेंगे टू मिसलेनियस इनकम। अच्छा, तो अब एक चीज़ डेबिट होगी और ये तो हो गया, डेबिट होगी एक चीज़, वो क्या हो जाएगी, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे मान लो 2000 था तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम 2000, ठीक है। ये हमने नॉमिनल अकाउंट देखा, और नॉमिनल अकाउंट में एक दो चीज़ें और आती हैं, वो क्या क्या हैं, परचेज एंड सेल। अच्छा, परचेज एंड सेल, जब भी हम कोई चीज़ परचेज करेंगे तो हमारा खर्चा हो गया, इसलिए हमने क्या परचेज को क्या करेंगे, डेबिट, और जब भी हम कोई चीज़ सेल्स करेंगे तो हमारी इनकम हो गई एंड इनकम शुड बी क्रेडिटेड। अच्छा, परचेज होता क्या है, परचेज हमने अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा था कि परचेज और सेल्स वर्ड हम तभी यूज़ करते हैं जब वी आर डीलिंग फॉर द गुड्स, जब हम किससे डील कर रहे हैं, गुड्स से। और गुड्स क्या होते हैं, गुड्स वो होते हैं जिससे एक ओनर या शॉपकीपर डील कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था, अगर कोई कपड़े की दुकान है उसके लिए कपड़ा क्या है, गुड्स है, शूज़ की दुकान के लिए शूज़ क्या है, गुड्स है, फर्नीचर है, कोई खाती का काम कर रहा है, कोई लकड़ी वाला, वो लकड़ी परचेज करता है, लकड़ी उसके लिए क्या है, गुड्स है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, गुड्स है। मान लीजिए एक कपड़े का व्यापारी है और वो अपनी दुकान में फर्नीचर लगवाता है, क्या वो उसके लिए गुड्स है, नहीं, क्योंकि वो डील किस में कर रहा है, कपड़े का व्यापारी डील किस में कर रहा है, वो डील कर रहा है कपड़ों में, क्लोथ्स में, और उसने फर्नीचर करवाया तो वो उसके लिए असेट्स होगी, हम उसके लिए परचेज वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। परचेज और सेल्स वर्ड, ये आप लोग अपने माइंड में बिठा लो अंदर तक, आगे भी बहुत काम आएगा, उसमें बहुत मिस्टेक होने के चांसेस भी होते हैं कि परचेज और सेल्स वर्ड का यूज़ सिर्फ और सिर्फ तभी किया जाएगा, परचेज और सेल्स वर्ड का यूज़ तभी किया जाएगा जब वी आर डीलिंग फॉर दी गुड्स, जब हम किससे डील कर रहे हैं, जब हम डील कर रहे हैं गुड्स से। ओके, गुड्स मतलब क्या, हमारे जिस चीज़ का बिजनेस है, जो कोर बिजनेस है, मान लीजिए अगर कोई गोल्ड स्मिथ है या सुनार है, सुनार को कहीं गोल्ड स्मिथ, अगर वो गोल्ड स्मिथ डील कर रहा है गोल्ड में, उसका काम है सोने में बनाना बेचना, ये तो उसके लिए गोल्ड क्या है, गोल्ड उसके लिए है गुड्स, गोल्ड क्या है, गुड्स। ओके, गोल्ड उसके लिए गुड्स है, और अदर देन वो कुछ भी करता है, मान लो वो फर्नीचर लगवाता है, वो उसके लिए कोई भी गुड्स नहीं है, वो उसके लिए क्या हो जाएंगी, असेट्स हो जाएंगी। फर्नीचर लगवा रहा है वो, ठीक है, पंखे वगैरह लगवाए, लाइटिंग करवाई दुकान पे, वो सारे ही सारे उसके लिए उसकी असेट्स वगैरह हो जाएंगी, लेकिन वो गुड्स नहीं होंगे। गुड्स वो होंगे जिस चीज़ में वो डील कर रहा है, और गुड्स के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, परचेज और सेल। ठीक है, हमें समझ में आता है। तो देखो, जब भी हम परचेज करेंगे तो हमारा क्या हो गया, खर्चा हो गया, तो खर्चा हो गया तो परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और टू कैश, कैश गया हमारा, तो हमने क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने कहा दो अकाउंट इफेक्ट हुए, एक तो गुड्स परचेज किया, आपने कहा पहले स्टॉक हम करते थे, गुड्स परचेज करते थे, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होते थे, अकाउंटिंग क्वेश्चन में बताइए जल्दी से। एक तो स्टॉक, दूसरा होता था कैश, कैश कम हो जाता था, और जो है स्टॉक जो है क्या होता था, स्टॉक बढ़ता था। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक की जगह हमने क्या वर्ड यूज़ किया, परचेज। ओके, तो हमने कहा कि अच्छा स्टॉक हमारा बढ़ गया तो ये हमारा खर्चा हो गया, और खर्चा हो गया तो ये डेबिट होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, उसके बाद जो है मान लीजिए हमने गुड्स सेल किया तो हमारी इनकम होगी, और इनकम अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्या होगी, क्रेडिट होगी। ठीक है, इनकम अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, तो सेल्स क्या होगी, क्रेडिट। और दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट होता था, जब भी हम सेल करते थे तो कैश आता था हमारे पास, कैश बढ़ जाता था, तो कैश अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमने कहा दो अकाउंट इफेक्ट हुए, एक कैश और एक स्टॉक। स्टॉक के लिए यहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, स्टॉक के लिए हम यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करेंगे उसका नाम होगा परचेज एंड सेल। सेल हमारे लिए इनकम होगी, तो इसलिए सेल क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि बिकॉज इट्स आवर इनकम।
एंड परचेज इज अवर एक्सपेंस एंड इसलिए क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। ये हमने समझा, ये नॉमिनल अकाउंट हमने एक बार समझा डिटेल में। अब कुछ जनरल एंट्रियां देखेंगे और आगे, ठीक है। तो हमने कहा नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंस होंगे, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। ये चीज़ हमने अभी देखा और सीखी हमने ये चीज़। और उसके बाद अभी हमने डील किया कि जो परचेज है वो क्या होता है, वो रिलेटेड टू गुड्स। हमने कोई भी गुड्स परचेज किया तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, ओके। और जो सेल्स की, हमने माल बेचा तो सेल्स हमारे लिए क्या हो गई, सेल्स हमारे लिए इनकम हो गई एंड इनकम शुड बी क्रेडिटेड। ये हमने देखा। हमने कहा जब भी सेल्स करेंगे तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो सेल्स अकाउंट या हमने कहा स्टॉक और एक कैश। तो स्टॉक या सेल्स, देखो एक अकाउंट का पता लगा लो आप। एक चीज़ हमें ये पता है, एक चीज़ डेबिट होनी है और दूसरी चीज़ क्या होनी है, क्रेडिट होनी है। तो आप इनमें से एक चीज़ का पता लगा लो कि क्रेडिट कौन सी होनी है या डेबिट कौन सी होनी है। दूसरी ऑटोमेटिकली मान लो एक क्रेडिट होनी है तो दूसरी क्या होगी, डेबिट होगी। एक डेबिट हुई तो दूसरी क्या होगी, क्रेडिट होगी। बहुत ही सिंपल है। स्टॉक, या हमने कहा स्टॉक के लिए वर्ड यूज़ क्या करेंगे, सेल, एंड सेल्स इज अवर इनकम, तो सेल्स क्या हो जाएगी, क्रेडिट। बच गया क्या, कैश, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एक अकाउंट का पता लगा लो सिर्फ कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, दूसरा जो बचेगा वो परचेज करेंगे तो दो चीज़ इफेक्ट होगी, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। परचेज हमारे लिए खर्चा है एंड जितने भी एक्सपेंस होते हैं परचेज, यानी कि हमने कहा स्टॉक पे इफेक्ट पड़ता है अकाउंटिंग इक्वेशंस के अकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इक्वेशंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये देखो इस ट्रांजेक्शन्स का कहाँ इफेक्ट पड़ा, ठीक है। हमने देखा परचेज का दो जगह इफेक्ट पड़ा, एक तो हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया, एक हमारा कैश डिक्रीज हो जाता था। यानी कि दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं जब भी हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, एक तो स्टॉक और एक दूसरा परचेज। और परचेज इज और एक्सपेंस एंड एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। तो बच गया क्या, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हमने अभी समझा। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई। अब देखो इसको आगे मूव करते हैं। तीन सिचुएशंस होती है नॉमिनल अकाउंट्स में ही। हमने कहा मान लो अगर सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है कि परचेज गुड्स, सिर्फ और सिर्फ यही लिखा हुआ है परचेज गुड्स, तो हम इसको किस में मानेंगे, हम इसको मानेंगे कैश परचेज, हम इसको मानेंगे कैश परचेज, ओके। और इसकी एंट्री क्या बच जाएगी, परचेज टू कैश। या तो परचेज गुड्स लिखा हो या ओब्लिक ये भी लिखा हो सकता है परचेज गुड्स फॉर कैश। इट मीन्स ये हमने कैश में परचेज किया है और इसकी एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये इसकी एक एंट्री बन जाएगी, ओके। उसके बाद हम कहें अगर मान लो बाई चांस कई बार ये आ जाएगा, नाम आ जाएगा परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, अगर ऐसी एंट्री आती है, अगर हेयर नेम इज रिटर्न, इट मीन्स हमने इससे उधार में परचेज किया है, हमने क्या किया है, क्रेडिट परचेज, ओके। अगर नाम आ जाए तो इट मीन्स हमने क्रेडिट में परचेज किया है। हाँ, अगर नाम आ रहा है तो इसका मतलब हमने ये ट्रांजैक्शंस किस में की है, ये ट्रांजैक्शन हमने उधार में किया, क्रेडिट परचेज की है। तो देखो जब अगर हमने उधार में परचेज की तो इससे दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, कौन कौन से, देखो हमने कहा था चाहे हम कैश में परचेज करें चाहे हम क्रेडिट में परचेज करें, हमारा स्टॉक, अवर स्टॉक विल बी इंक्रीज, हमारा स्टॉक इंक्रीज होगा चाहे हम कैश में परचेज करें या क्रेडिट में परचेज करें, ठीक है। तो हमने कहा स्टॉक तो इफेक्ट होगा, या हम स्टॉक को क्या कहेंगे, परचेज, क्या लेकिन कैश पे कोई इफेक्ट होगा इस चीज़ का, नहीं, क्योंकि हमने उधार में परचेज किया तो कैश पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। और जब भी हम उधार में परचेज करेंगे तो हमारे क्या हो जाते थे, हमारे हो जाते थे क्रेडिटर्स,
देखो जब भी हम मैंने ये बात अपने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी कि गुड्स परचेज अगर हम क्रेडिट में करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे क्रेडिटर्स, और जब हम गुड्स सेल करेंगे क्रेडिट में तो हमारे क्या हो जाएंगे डेटर्स। ठीक है, मैंने कहा था कि परचेज दो तरीके से होगी, कैश में और क्रेडिट में। कैश में हो गई तो ओके फाइन, नो इश्यू। जब भी क्रेडिट में होगी तो हमारे क्या क्रिएट हो जाएंगे क्रेडिटर्स। सेम इसी तरीके से सेल भी दो तरीके से होगी, कैश या क्रेडिट। कैश में की तो ओके फाइन, नो इश्यू, एंड जब क्रेडिट में की तो हमारे क्या क्रिएट हो जाएंगे डेटर्स। ठीक है, ओके। तो जब हमने परचेज किया तो हमारी दो चीज़ें इफेक्ट हुई, एक तो स्टॉक और एक कैश तो हुआ नहीं क्योंकि हमने कैश तो दिया नहीं, दूसरा क्रेडिटर्स। तो परचेज हमारे लिए खर्चा है, परचेज अकाउंट को तो हम डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। क्या टू में कैश आएगा? नहीं, कैश तो इफेक्ट हुआ ही नहीं, तो क्या आना चाहिए टू क्रेडिटर्स, या हम उसका नाम लिख देंगे राहुल, तो एंट्री बन जाएगी ये। बस यहाँ पे कैश आ गया था और यहाँ पे अगर नाम आ गया तो नाम आ गया, बस ये एंट्री बनेगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आई कि कुछ भी नहीं है। अच्छा, परचेज तो सबसे पहले ये देखो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, ये चीज़ देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, जब हमने उधार में परचेज किया तो स्टॉक तो बढ़ेगा, यानी कि स्टॉक और परचेज। दूसरा अकाउंट क्रेडिटर, परचेज इज और एक्सपेंस एंड एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, तो परचेज अकाउंट हमने डेबिट कर दिया और क्रेडिटर्स बच गया। तो ये जब डेबिट हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली निकला कि ये क्या होगा क्रेडिट। हमें दिमाग लगाना ही नहीं है कि ऑटोमेटिक क्रेडिट होगा, और जब ये ऑटोमेटिकली क्रेडिट होगा तो ये हमने इसको क्रेडिट कर दिया, नाम आ गया। या टू क्रेडिटर्स कर दो आप, टू क्रेडिटर्स ब्रैकेट में राहुल लिख दो, इट्स ओके, या सीधा नाम लिख दो, नो इश्यू, तो ये एंट्री हो जाएगी। तीसरी एक कंफ्यूजिंग एंट्री थोड़ी सी होती है, वो ये होगी परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल फॉर कैश। ये देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल फॉर कैश, हमने राहुल से गुड्स परचेज किया कैश में। जब हमने कैश में परचेज कर लिया तो नाम का कोई भी यूज़ नहीं है, नो यूज़। हमने राहुल से परचेज किया हो, मोहन से, राम से, किसी से परचेज किया हो, कोई मैटर ही नहीं है, हमने तो कैश में परचेज किया ना, यहाँ पे कैश आ गया तो नेम, हेयर नेम इज इग्नोर्ड and cash will be considered and accounts will be affected is stock as well as cash, because we pay the cash, hence our cash is affected, or we can say our cash is decrease, and stock is increase, and stock is called as purchase, and purchase is our expense and therefore it should be debited, and if a stock is debited the remainder is cash and cash is automatically will be credited. Okay, तो एंट्री क्या बन जाएगी इसकी? एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, दिस इज द एंट्री। ओके, तो ये तीन केस पढ़े हमने। फर्स्ट केस सिर्फ कुछ नहीं लिखा, परचेज गुड्स लिखा तो हम इसको कैश परचेज मानेंगे। दूसरा, अगर नाम आ गया तो क्रेडिट परचेज मानेंगे, और अगर नाम और कैश दोनों आ गए तो नाम का कोई यूज नहीं होगा, कैश विल बी कंसिडर। ओके, तो ये नॉमिनल अकाउंट की एंट्रियां थी, और एक एंट्री और बनती है नॉमिनल अकाउंट की, उसके बाद हमारा नॉमिनल अकाउंट कंप्लीट होता है। देखिए, हमने कहा अगर हमने गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट है। अब आप ये मत समझना कि सारे नॉमिनल अकाउंट है, परचेज भी कैश नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की? खर्चों और इनकम की। तो खर्चे और इनकम जो है ना, सिर्फ वही नॉमिनल अकाउंट है। इसमें परचेज नॉमिनल अकाउंट है, परचेज नॉमिनल अकाउंट है, और परचेज नॉमिनल अकाउंट है। परचेज, सेल्स, एक्सपेंस, इनकम, ये सारे नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, तो फिर कैश क्या है? कैश हम बाद में देखेंगे क्या है। वैसे फिर भी अगर आप अभी जानने के लिए अगर आप क्यूरियस हो रहे हो कि कैश कौन सा अकाउंट है, तो कैश इज़ अ रियल अकाउंट। तो हमने रियल अकाउंट का तो रूल लगाया नहीं, हाँ हमने नहीं लगाया, हमने शॉर्टकट करा। हमने कहा एक चीज़ डेबिट होनी है, हमने कहा एक चीज़ डेबिट होनी है और एक चीज़ क्रेडिट होनी है। तो दो अकाउंट देखे हमने, इफेक्ट कौन कौन से हो रहे हैं? एक परचेज अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और एक कैश हो रहा है। और परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा दिया। कैश कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी अकाउंट हो, तो बच गया कैश, तो कैश ऑटोमेटिकली क्या हो गया? क्रेडिटर।
ये हमने शॉर्टकट किया एंट्री को समझने के लिए। अगर मैं आपको टेक्निकली समझाता कि कैश अकाउंट का ये रूल है इसलिए क्रेडिट हुआ, तो शायद आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता। अब हमें सारी एंट्री समझ में आ गई, जितनी भी एंट्री थी, सिर्फ एक रूल हमें याद करना पड़ा, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और उसके थ्रू हमने सारी एंट्रियां कर ली। अच्छा, जो ये नाम आया ये कौन सा अकाउंट होता है? ये नाम आ गया, ये नाम वगैरह जो आया ना, ये वैसे पर्सनल अकाउंट होता है। डिटेल में हम करेंगे, एक क्लासेस बनाएंगे उसमें डिटेल में करेंगे पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल, नॉमिनल। बट हमें एंट्री जो समझनी है उसके लिए हमें एक नॉमिनल अकाउंट समझना है, एक छोटा सा रूल समझना है। हमें पर्सनल रियल अकाउंट समझने की ज़्यादा कोई नीड है नहीं इसमें। हमें आई डोंट थिंक कि आपको पर्सनल रियल अकाउंट्स की जानने की नीड पड़ी एंट्री बनाने के लिए। आपने सीधी एंट्री बनाई, अगर राहुल से करे तो एक तो हमारे क्रेडिटर्स इफेक्ट हुए, एक स्टॉक, और ये परचेज हमारे लिए खर्चा हुआ, तो डेबिट बच गया, क्या ये क्या हो गया? क्रेडिट। क्या हमें कोई जरूरत पड़ी पर्सनल अकाउंट की? नहीं। अब कन्फ्यूज़न क्या होता है, कई बच्चे करते क्या हैं, तीनों अकाउंट एक साथ कर लेते हैं, पर्सनल भी, रियल भी और नॉमिनल भी, फिर वो जर्नल एंट्री बनाते हैं। इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, इतना ज़्यादा, वो जर्नल एंट्री से उनका मन ही उठ जाता है, क्योंकि एक सिस्टम नहीं हुआ ना कि हमने पहले नॉमिनल को किया, नॉमिनल की एंट्री बनाई, फिर उसको समझा। नहीं, एक साथ तीनों अकाउंट को समझते हैं फिर उससे एंट्री बनाते हैं। नहीं, वो सिस्टम गलत है, वो काफ़ी ओल्ड मेथड है चीज़ों को समझने का। ये मेरा तरीका है चीज़ों को करवाने का कि पहले एक अकाउंट करवाओ, नॉमिनल अकाउंट पे हम डील कर रहे हैं तो सिर्फ नॉमिनल अकाउंट करवाओ, उसके बाद नॉमिनल अकाउंट से सारी एंट्री बनवाओ, फिर जाके आपको एक शॉर्टकट और बताऊंगा, उससे एंट्री बन जाएंगी, फिर जाके बाद में कहीं जाके लेट 3, 4, 5 क्लास लगने के बाद पर्सनल और रियल बताओ। हालांकि होता अपोजिट है, चलो कोई नहीं, फिर भी अब नॉमिनल अकाउंट की जितनी एंट्री थी सारी होगी, सिर्फ एक एंट्री बचती है। वो एंट्री ये है, मान लो कई बार ये लिखा आएगा सैलरी पेड टू गोपाल, सैलरी पेड टू गोपाल, या वेजेस पेड टू राम। अच्छा, वेजेस और सैलरी में क्या फ़र्क होता है? देखो, वैसे तो कोई खास फ़र्क होता नहीं, वेजेस में ज़्यादा फिजिकल वर्क होता है, मतलब हाथ से काम करना, ईंटें उठाना, ये सारे काम करना, जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको वेजेस देते हैं। सैलरी जो ऑफिस में काम करते हैं इसमें मेंटल वर्क ज़्यादा होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर वगैरह पे काम करते हैं, सैलरी ऑफिस में। वेजेस में क्या, और फैक्ट्री में क्या होता है? फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा, और वो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं, वो क्या हो जाएगी? वेजेस। अच्छा, सैलरी, इसमें 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे। जब हमने गोपाल को सैलरी दी, सैलरी अकाउंट इफेक्ट होगा और एक कैश होगा। सैलरी इज और एक्सपेंस एंड एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। बच गया कैश, कैश ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमारी एंट्री बन जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, इसमें नाम का कुछ नहीं होगा? नहीं, नाम सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या कर रखा है? नाम सिर्फ ध्यान रखना इस एंट्री में कंफ्यूजन के लिए दे रखा है, कंफ्यूजन के लिए दे रखा है। नाम का कोई यूज नहीं होगा। सैलरी दी तो वैसे भी 2 अकाउंट इफेक्ट होने, सैलरी और कैश। सेम इसमें वेजेस दी तो 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे। कौन कौन से? एक तो वेजेस। अच्छा, हम जब वैसे करते थे हम अकाउंटिंग क्वेश्चन, उसमें तो कैपिटल होती थी। हाँ, इसमें हमने अलग से लिख दिया वेजेस, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इकट्ठे माइनस हो जाएंगे। वेजेस और कैश 2 अकाउंट इफेक्ट हुए, तो वेजेस खर्चा है, डेबिट, कैश क्या हो जाएगा? बच गया कैश, बच हो जाएगा क्या? क्रेडिट। नाम देखो, सैलरी पेड भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। वेजेस पेड भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट में नाम नहीं लिखे जाते। क्या? नॉमिनल में नाम नहीं लिखे जाते, कंफ्यूजन के लिए दे रखे हैं। ये एंट्री क्या बन जाएगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप लोगों को करना क्या है? अब आप लोगों को ये करना है, इसमें जो मैंने जितना करवाया आपको वो नोट करके फेयर नोटबुक में नोट करना है सारा का सारा। और आपको अपनी जो है, जो क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, डीके गोयल की बुक में, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, 2 ही क्वेश्चन हो पाएंगे अभी, ज़्यादा नहीं, फिर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का टॉपिक आ जाएगा 3 क्वेश्चन के बाद। तो आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और ये सारे नोट्स बनाने हैं। और कोई भी जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, एक रजिस्टर लगाना है आपको A4 साइज़ का। ये नहीं कि कोई भी एक नोटबुक लगा ली ऐसे ही, नहीं,
A4 साइज़ का एक रजिस्टर लगाना है आपको, उसमें शुरू के 10 पेज, 8 से 10 पेज नोट्स बनाने के लिए छोड़ने हैं। ठीक है, वो मैं नोट्स बनवाऊंगा, जैसे ये बनवाइए सारे नोट्स में आपको करने हैं। 8 से 10 पेज हमें नोट्स के लिए छोड़ने हैं, जो मैं करवाऊंगा उसमें वो नोटिंग होगी, और जो आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे वो प्रैक्टिस के लिए क्या हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 1, और 10 पेज छोड़ने के बाद आप करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, और आपको ये सारे नोट्स और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उनकी पिक मुझे सेंड करनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।